सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI, जहां आज हम फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ 23 मार्च के इतिहास पे प्रकाश डालने के लिए। We are going to discuss the history of 23rd March of the day, very special yes। और इसी चर्चा में हमेशा की तरह बने हुए हैं हमारे साथ हिस्ट्री गुरु, जिनसे करेंगे हम बात और जानेंगे 23 मार्च के दिन की महत्ता और इम्पोर्टेंस, ताकि आप अपने एग्जामिनेशंस की तरफ अच्छे से प्रोसीड कर सके। और अगर नहीं भी तो हर दिन क्या घटता है उसको जानना कहीं ना कहीं हमारा अधिकार है, तो उसी को जानने के लिए, उसी की जानकारी के लिए ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए डिजाइन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला इवेंट जो घटा था बिल्कुल 23 मार्च का ही दिन था। 1956 वाज द ईयर। 1956 में पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। तो सेल्फ डिफाइंड इवेंट है, डेफिनेटली यस, पर फिर भी हिस्ट्री गुरु से पूछेंगे यहाँ पे कि सर जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और कहीं ना कहीं एक इस्लामिक रिपब्लिक बनने की बात आ रही है, प्रथम इस्लामिक रिपब्लिक, और ये किस तरीके से हमें क्या समझाता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें अपनी पर्टिकुलर कंट्री की तो हमारे यहाँ जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है वह होता है 26 जनवरी को। तो जी हाँ, उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो 15, अगर हम बात करें 1956 की 23 मार्च के दिन पाकिस्तान, अगर हम बात करें इस्लामिक कंट्रीज की, अगर हम बात करते हैं विश्व के, अगर हम इस्लामिक देशों की बात करते हैं तो उन पर्टिकुलर कंट्रीज में पाकिस्तान पहली बार एक इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर उभर कर आया था 23 मार्च 1956 को। आखिर पर्टिकुलर 23 मार्च की डेट ही क्यों चुनी पाकिस्तान ने अपने संविधान को लागू करने के लिए, तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट जुड़ा हुआ है जो कि मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहूंगा। बिकॉज द लाहौर रेजोल्यूशन, अगर हम लाहौर संकल्प अगर हम लाहौर डिक्लेरेशन की बात करते हैं, लाहौर में हुए सेशन की बात करते हैं मुस्लिम लीग की, ऑन 23 मार्च 1940 यानी कि 1940 में द एडॉप्टेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाने की बात की गई थी। 1940 में पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम कंट्री होगा। लाहौर में जो पाकिस्तान का सेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान कंट्री के लिए रेजोल्यूशन, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की थी। और जब यह कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और पाकिस्तान नाम का देश जब बन गया, तो आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च 1956 के दिन पाकिस्तान ने अपने यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। इसलिए इसे रिपब्लिक डे हम कह सकते हैं। वहां पर एक नेशनल हॉलीडे होता है, जिस तरह हमारे यहाँ 26 जन को नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है, सेम उसी तरह पाकिस्तान का जो नेशनल रिपब्लिक डे है वह होता है 23 मार्च 1956। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले इवेंट की तरफ। तो अगली घटना घटी थी 2001 में। 2001 was the year when the Russian Mir space station was disposed of, breaking up in the atmosphere before falling into the southern Pacific Ocean। तो अगर बात करें रशिया के मीर स्पेस स्टेशन का डिस्पोजन किया गया था और एटमॉस्फेयर में वो बिल्कुल ब्रेक हो गया था सदर्न पैसिफिक ओशन में गिरने से पहले। तो इसको और हम कैसे जान सकते हैं? जी हाँ, अगर हम मीर स्पेस स्टेशन की बात करें तो एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें, पुराने समय की अगर हम बात करें, 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज थे जो उपग्रह वगैरह और स्पेस स्टेशन वगैरह को लॉन्च कर पाए थे। अगर हम मीर स्पेस स्टेशन की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया गया था मीर स्पेस स्टेशन को 1986 में। जी हाँ, स्पेस स्टेशन और स्पेस की रिसर्च वगैरह के लिए मीर स्पेस स्टेशन को तब के सोवियत यूनियन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, अगर हम बात करें 1986 में। लेकिन आज ही के दिन 23 मार्च 2001 के दिन यह पर्टिकुलर जो मीर स्पेस स्टेशन था वह बार अगर हम बात करें पृथ्वी की ओर गिरते हुए यह नष्ट हो गया, और हम बात करें कि यह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो आज ही के दिन मीर स्पेस स्टेशन जो कि रशिया के द्वारा ऑपरेट किया गया था, आज ही के दिन नष्ट हुआ था 23 मार्च को। बिल्कुल, तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट द बर्थडे। किन की जन्म तिथि होती है 23 मार्च को, किन का बर्थडे सेलिब्रेट होता है? तो द फर्स्ट पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज मिस्टर राम मनोहर लोहिया। 1910 वाज द ईयर एंड 23 मार्च यस वाज द डेट व्हेन मिस्टर लोहिया वाज बोर्न। तो अगर हम इनकी बात करें तो और इनके बारे में हम क्या जान सकते हैं? जी हाँ, राम मनोहर लोहिया राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिटिकल एरिया के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम माने जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश की एक जो रीजनल पार्टी है, इसे हम समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, तो उस पार्टी की जो विचारधारा है वह कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया से ही जुड़ी हुई थी, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़े समाजवादी नेता माने जाते थे। राम मनोहर लोहिया के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूं, जैसा कि हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था। अगर मैं बात करूं अकबरपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज एन एक्टिविस्ट, जी हाँ, एक कार्यकर्ता थे, फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड अ नेशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर।
आजादी के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी थे और एक राजनीतिक नेता के तौर पर भी उभरे थे। और उनकी जो समाजवादी विचारधारा थी वह आज के लिए जो समाजवादी पार्टी है उसका ओरिजिन, मतलब उसका सोर्स बनती है। इनके निधन की अगर मैं बात करूं तो 12 अक्टूबर 1967 को इनका नई दिल्ली में निधन हो गया था। तो प्रखर नेता, समाजवादी सोच रखने वाले नेता राम मनोहर लोहिया, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के जनक अगर हम कह सके, या उनके विचारों के जनक हम कह सकें, तो राम मनोहर लोहिया का आज ही के दिन जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली पर्सनालिटी की तरफ। तो नेक्स्ट पर्सनालिटी इज, यस बिल्कुल, मिसेस स्मृति ईरानी। 1976 वाज द ईयर व्हेन दिस लेडी वाज बोर्न। और स्मृति ईरानी के नाम की अगर हम बात करें तो अगेन अ सेल्फ डिफाइंड नेम, अ लेडी प्रोक्लेमिंग हर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तो यहाँ कहीं ना कहीं बात आती है स्मृति ईरानी जी की, तो बिल्कुल इसके बारे में आपसे जरूर जानेंगे। बिल्कुल, 1976 स्मृति ईरानी की बात करें तो भारत में जो लेडीज अगर लीडर्स की अगर हम बात करते हैं, वुमेन लीडर्स की बात करते हैं, तो उनमें अग्रिम पंक्ति में नजर आती हैं। अगर हम बात करते हैं स्मृति ईरानी की, पहले एचआरडी मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। आज ही के दिन 23 मार्च को इनका जन्म हुआ था नई दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में अगर केवल राजनीति से जुड़ी ही नहीं है, इससे पहले भी अगर उनके हम कैरियर की बात करें तो सी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, बिल्कुल, फॉर्मर मॉडल, टेलीविजन एक्ट्रेस एंड अ प्रोड्यूसर। जी हाँ, टेलीविजन एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, कभी सास की कभी बहू की एक बहुत ही फेमस सीरियल जो रहा है उसकी एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, टेलीविजन पर भी आ चुकी हैं। और इस समय अगर हम बात करें करंट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है। जी हाँ, कपड़ा मंत्री, जो कपड़ा मंत्रालय है उसको संभाल रही हैं, और इससे पहले एचआरडी मिनिस्टर के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तो जी हाँ, स्मृति ईरानी आज ही के दिन 1976 को उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द डेथ पर्सनालिटीज, किनकी पुण्यतिथि होती है 23 मार्च को। तो बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर कहीं ना कहीं इस डिस्कशन पे, क्योंकि इसी के साथ जुड़ के एक शब्द और निकल के आएगा सर, शहीदी दिवस का। बिल्कुल, 23 मार्च बिल्कुल शहीदी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन अगर हम बात करें 23 मार्च, आज ही के दिन 1931 में भारत के 3 बड़े क्रांतिकारी, बात करें क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, या यूं कहें कि वो वह शहीद हुए थे। तो नाम आपके सामने, सबसे पहले भगत सिंह की हम बात करेंगे। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। अगर उनके हम जन्म की बात करते हैं तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर को, यानी कि 28 सितंबर को 1907। अगर हम बात करें जरानवाड़ा तहसील, लायलपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। तो पंजाब जो प्रांत था जो अब इस समय पाकिस्तान में है, उसके लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें बचपन से ही इनके अंदर एक क्रांतिकारी की बात करें, क्रांतिकारी के लक्षण नजर आने लगे थे। कई बार अलग अलग क्रांतिकारी मूवमेंट्स पर भी ये शामिल रहे। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, किन किन ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े रहे, तो नौजवान भारत सभा, जी हाँ, युवाओं का एक संगठन था नौजवान भारत सभा, उससे जुड़े रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी जुड़े रहे, जिसने हमने देखा था कि काकोरी कांड, और हमने देखा था कि सैंडर्स की जो हत्या की गई थी वह भी पर्टिकुलर इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम था। और साथ ही साथ कीर्ति किसान पार्टी से भी वह जुड़े रहे। तो सैंडर्स की हत्या के लिए जो केस चल रहा था, सैंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो सैंडर्स वह व्यक्ति था जो कि हमने देखा था कि जो लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज वगैरह किया गया था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर केस में वह अरेस्ट हुए, असेंबली में भी बम फेंका और अंग्रेजों को अपनी बात सुनाने के लिए विवश किया। अदालती ट्रायल्स के बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई। तो जी हाँ, आज उन्हीं के नाम पर शहीदी दिवस के तौर पर भी से हम लोग मनाते हैं या उनको याद करते हैं। बिल्कुल, तो याद किया जाता है शहीद भगत सिंह को आज के दिन। उन्हीं के साथ शहीद सुखदेव थापर का नाम आता है, और तीसरे जो है हमारे शिवराम राजगुरु। तो सबसे पहले बात करेंगे सुखदेव थापर की और फिर जाएंगे राजगुरु की तरफ। तो बिल्कुल सर, सुखदेव थापर की भी अगर हम बात करें तो मार्टियर सुखदेव थापर या शहीद सुखदेव जी। बिल्कुल, अगर हम बात करें 23 मार्च 1931 को अकेले भगत सिंह नहीं बल्कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों के तीनों जो क्रांतिकारी थे इनको एक साथ फांसी दी गई थी। अगर हम सुखदेव की बात करते हैं तो इनका जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना में हुआ था, और वे भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े रहे, जिससे कि भगत सिंह जुड़े रहे थे। और इसी के साथ अगर हम राजगुरु की बात करते हैं तो राजगुरु साहब का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 28 अगस्त 1908 को पुणे में। जी हाँ, राजगुरु की अगर हम बात करें तो उनका जन्म हुआ था पुणे में, जो कि हमारे नेक्स्ट क्रांतिकारी हैं जिनका हम बात करें कि देहांत हुआ था आज, क्योंकि उनको फांसी पे। तो बिल्कुल आज इन्हीं तीनों के उपलक्ष्य में, इन्हीं तीनों को श्रद्धांजलि देने के लिए और इनको याद करने के लिए, और क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना एक अलग ही योगदान दिया है, उनको याद रखने के लिए 23 मार्च को हर वर्ष हम शहीदी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट
बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। FYI क्वेश्चन बैंक में एक नया पेज ऐड ऑन हो रहा है, तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज अमेजोन, नेक्स्ट वन इज नील, थर्ड वन इज मिसिसिपी एंड लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्र। सो आंसर की बात करेंगे, सो डेफिनेटली दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अमेजोन। जी हाँ, अगर हम सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं, अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो वह अमेजोन ही है, और सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वह सेकंड जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, नील रिवर, वह हो जाए। चलिए, तो लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट शोर लाइन इज अलोंग द स्टेट ऑफ, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज गुजरात, नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र, थर्ड वन इज ओडिशा एंड लास्ट वन केरला। So definitely if we talk about the answer, so answer is option number A, गुजरात। बिल्कुल, गुजरात जो कि बे ऑफ खम्पात वगैरह से होते, अरेबियन सी से इसकी जो तटरेखा गुजरती है, और कहीं ना कहीं कुछ जो तटरेखा और कुछ जो एरिया बनता है वह पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ भी बनता है, तो गुजरात स्टेट भारत में सबसे लंबी तटरेखा रखता है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which fundamental right cannot be suspended even during an emergency under Article 352 of the Constitution? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के समय किस मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि अगर हम बात करें अभिव्यक्ति का अधिकार की अगर हम बात करते हैं, तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार, और लास्ट वन इज राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सो डेफिनेटली आंसर की बात करें तो सर किसी के जीवन पे आप रोक नहीं लगा सकते, तो इसीलिए राइट टू लाइफ ही इसका आंसर होगा। बिल्कुल, अगर हम इमरजेंसी की बात करते हैं, क्योंकि आपातकाल के समय बाकी सभी जो अधिकार होते हैं स्थगित रहते हैं, बिल्कुल हटा दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं, लेकिन जीवन जीने का अधिकार जो इंसान को प्राप्त है उसको हटाया नहीं जा सकता। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस की अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज मुजफ्फर शाह सेकंड, नेक्स्ट वन इज अहमद शाह फर्स्ट, थर्ड वन इज मुजफ्फर शाह फर्स्ट एंड लास्ट वन इज बहादुर शाह। सो आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह फर्स्ट। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम नाम की बात करें तो आप इसी नाम से शहर का नाम मिलता जुलता है, क्योंकि अहमदाबाद अहमद शाह ने एस्टैब्लिश किया था, तो अहमदाबाद अहमद अहमद अहमदाबाद, तो आप आसानी समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर सिटी का नाम अहमदाबाद क्यों है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the original name of तानसेन? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज मार्कंड पांडे, नेक्स्ट वन इज बाज बहादुर, थर्ड वन इज लाल कुलवंत एंड लास्ट वन इज रामतनु पांडे। सो डेफिनेटली कई बार डिस्कस किया जा चुका है, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। बिल्कुल, तानसेन जो कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और फेमस म्यूजिशियन थे अकबर के समय के, उनका वास्तविक नाम जो था वह था रामतनु पांडे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following years was the Dutch East India Company formed? Dutch East India Company की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहला जो ऑप्शन है वह है 1599 यानी कि 1599, नेक्स्ट वन है 1600 यानी कि 1600, थर्ड वन है 1602 यानी कि 1602, और लास्ट वन है 1607 यानी कि 1607। So definitely if we talk about the answer, तो it is option number C, 1602। जी हाँ, अगर हम यूरोपियंस की बात करते हैं कि सबसे पहले कौन से ऐसे लोग थे, अब कौन से ऐसे यूरोपीय थे जो भारत, या कौन सा यूरोपीय देश था जो भारत पहुंचा, तो डचों का नाम सबसे पहले निकल के आता है। 1602 में उन्होंने कंपनी की स्थापना मसूलीपट्टनम जो कि वेस्ट में भारत के साउथ में पड़ता है वहां पर की। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who amongst the following viceroys ruled for the longest period? इनमें से किस वाइसरॉय का कार्यकाल अधिक समय का था? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज लॉर्ड कर्जन, नेक्स्ट वन इज लॉर्ड हार्डिंग, थर्ड वन इज लॉर्ड वेलिंगटन एंड लास्ट वन लॉर्ड लिलिंथगो। So answer is definitely option number D, लॉर्ड लिलिंथगो। जी हाँ, अगर इनके हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो लगभग 9 साल से भी ज्यादा इनका टाइम पीरियड चला था और उन्होंने भारत पर गवर्नर जनरल के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट वन इज देवरिया, नेक्स्ट वन इज गोरखपुर, थर्ड वन इज महाराजगंज एंड लास्ट वन इज कुशीनगर। So answer is definitely option number B, गोरखपुर। बिल्कुल, गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान स्थित है जहां पर एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान और लगभग 23 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन पोलो इज कनेक्टेड विथ, ऑपरेशन पोलो किस से जुड़ा है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से, नेक्स्ट वन इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से, थर्ड वन इज मिलिट्री ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ जूनागढ़ यानी कि जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, एंड लास्ट वन इज मिलिट्री ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद यानी कि हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से।
चलिए, तो आंसर की बात अगर कम करेंगे, सो ऑप्शन नंबर डी, मिलिट्री ऑपरेशंस इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद। जी हाँ, बिल्कुल। भारत का बंटवारा होने के बाद अगर हम देसी रियासतों की बात करें तो उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वह भारत के साथ रहें या पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन हैदराबाद की कुछ भौगोलिक स्थितियां ऐसी थी कि वह पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकता था, क्योंकि वह चारों ओर से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ था। लेकिन फिर भी वहां के निजाम जो थे वह भारत में सम्मिलित होने को नहीं मान रहे थे। तो उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सैन्य कार्यवाही के माध्यम से वहां के निजाम को परास्त किया और हैदराबाद को भारतीय राज्य में, भारतीय देश में मिला लिया। तो उस पर्टिकुलर सैन्य कार्रवाई का जो नाम था, ऑपरेशन था, उसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। चलिए, इसी के साथ वील हेड ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन एंड हियर इट इज, वेयर इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सिचुएटेड? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज मुंबई, नेक्स्ट वन इज दिल्ली, लास्ट वन इज, थर्ड वन इज जयपुर एंड लास्ट वन इज हैदराबाद। सो आंसर इज अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। बिल्कुल, मुंबई में ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है, जो कि कई तरह की भारत राष्ट्रीय और नेशनल स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर रिसर्च के लिए सेवारत है। चलिए, तो इसी के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन. Do comment us and tell us ki how you are liking for your information or not, and yes, do share the video too, so that maximum of your friends can get benefited by each and every day's events. And subscription if not done yet, do click on the subscribe notation. अगले for your information #FYI के सेशन में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।